राज्यना माननीय श्री राज्यपाल के मौसम की अनुकूलता न होने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में रात्रि सभा में उपस्थित हुए और इससे पहले हमने यहाँ वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और प्रकाश भाई मकवाना के यहाँ भोजन का आनंद लिया। इस रात्रि सभा में बातचीत मैं आपसे करूंगा। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि पिछले 7-8 महीने से मैं गुजरात की दरेक तालुका के किसी एक गांव में जाता हूं और 268 तालुका हैं इस गुजरात में 268। दरेक तालुका में मैं जाऊंगा। लगभग 50 तालुका हमने कवर कर दिए और उसमें एक सिस्टम रहता है कि वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, रात्रि सभा और उस गांव के किसी अनुसूचित या जनजाति परिवार में भोजन। और रात को मैं किसी घर में नहीं अपितु स्कूल में ही रहता हूँ, स्कूल में ही सोता हूँ। और सवेरे उठ के 5:45 बजे स्कूल में पढ़ने वाले बेटे बेटियां और टीचर जो होते हैं, आप भी उसमें आमंत्रित हैं कल के लिए। सवेरे योग की क्लास में लेता हूं और जो मेरा मुख्य मिशन है प्राकृतिक खेती से लोगों को जोड़ना, क्योंकि मैं खुद खेडूत हूं। मैं पशुपालन भी करता हूं और खेती भी करता हूं। कुरुक्षेत्र में आज मुझे जानकारी मिली, हमारे कलेक्टर महोदय खुद मेरा खेत देख करके आए हैं और इन्होंने वहां जाकर पूरे हमारे सिस्टम को देखा है। मैं जो बोलता हूं वो पहले अपने घर में करता हूं, बाद में लोगों को बताता हूं। वहां मैं गुरुकुल चलाता हूं, 4 गुरुकुल हमारे हैं। एक केवल बेटियों के लिए है और 3 बेटों के लिए। कुल मिला के 5000 बच्चे वहां आवासीय रूप से पढ़ते हैं, रेजिडेंशियल रूप से। और उन बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए 180 एकड़ का हमारा फार्म है, खेती है, जिसमें मैं यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक बहुत डालता था। लेकिन एक घटना ने मेरे को बदला था। एक दिन, आजकल के दिन में डांगर समझते हो ना, गुजराती में डांगर का खेत, चावल। तो उसमें एक खेती कर्मचारी जो हमने खेत के लिए रखा था, वो स्प्रे कर रहा था कीटनाशक का, जंतुनाशक का। और वो छिड़काव करते करते बेहोश होके गिर गया। अब दूसरे साथी ने उसको देख लिया। यदि वो नहीं देखता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। हम उसको उठा करके लाए। 3 दिन इलाज चलने के बाद मुश्किल से उसकी जान बची थी। और उस घटना को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि इस खेती कर्मचारी ने न तो इस दवाई को पिया, जंतुनाशक को न खाया, केवल छिड़काव करते गंध मात्र से मर सकता था। तो हमारे पास जो बेटे इधर लगा दो, इधर अब बारिश नहीं है, आगे की ओर। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो कर्मचारी है, नहीं इसको देखा जाता, इलाज होता तो ये मर सकता था।
और मेरे पास तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, जिनको जिस खेत का मैं अनाज सब्जी भाजी खिलाता हूँ, उस फसलों में सीधा जहर डलवाता हूँ। उसमें यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डलती है और वही सब्जी भाजी हम बच्चों को खिलाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट इनके अंदर जाएगी, तो इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं जहर वाली खेती नहीं करूंगा, इन बच्चों को जहर वाली खेती का अनाज सब्जी भाजी नहीं खिलाऊंगा। इस एक घटना से मैं बदला था। 10 साल पहले की ये घटना है और उसके बाद मैंने जहर वाली खेती नहीं की, जैविक खेती शुरू की। उस जैविक खेती में कुछ बचता नहीं था, उसमें मेहनत भी कम नहीं थी, उसमें खर्चा भी कम नहीं था, उत्पादन भी नहीं मिलता था। इसलिए अब मैं बातचीत करूंगा और आपने मेरे साथ में सहयोग करना है। आप में वो लोग हाथ खड़ा करें जो खेती करते हैं, कृषि काम करते हैं, खेती बाड़ी जिनकी अपनी है। बहुत अच्छा। ऐसे लोग भी हाथ खड़ा करें जिनके घर में पशुपालन है, गाय भैंस है। बहुत अच्छा। तो मैंने जैविक खेती की 3 साल, कुछ नहीं बचा उसमें। फिर मैंने प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती बिल्कुल अलग है। और प्राकृतिक खेती में मेरा उत्पादन पहले ही साल 80% मेरे को मिला, दूसरे साल 100% मिला, और अब मेरा उत्पादन रासायनिक खेती वालों से ज्यादा होता। और जब मेरे को पक्का विश्वास हुआ कि ये प्रोग्राम चलेगा, तो मुझे हिमाचल प्रदेश में गवर्नर की जिम्मेदारी मिली। 4 साल में वहां गवर्नर रहा और वहां मैंने खेडूत किसानों को बुलाया। छोटे छोटे वहां गांव हैं, मैं गांव में जाता था जैसे आपके में, और खेतों में ही किसानों के बीच में धरती पे बैठ के मैं उनकी क्लास लगाता था प्राकृतिक खेती के लिए। और मैंने धीरे धीरे वहां काम किया। 2019 में साहब ने मेरे को आपके यहाँ जिम्मेदारी दी, तो उस समय तक हिमाचल में मैंने 35,000 खेडूत तैयार किए। 35,000 खेडूत। और आपको जानकर खुशी होगी, मैं आ गया, उन 35,000 खेडूत ने अब हिमाचल में 2.5 लाख खेडूत तैयार कर दिए। 2.5 लाख। अब कोई पंचायत ऐसी नहीं हिमाचल प्रदेश में जहां प्राकृतिक खेती ना होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन लोगों के मन में ये भ्रांति है कि यदि हम यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, ये सोचते हैं कि नहीं? यदि उत्पादन कम होता तो वो 35,000 से 2.5 लाख नहीं होते। वो इसलिए बढ़े कि उनका उत्पादन बढ़ गया। और इस समय गुजरात में 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। 9 लाख। और ऐसे खेडूत हैं जो एक एकड़ में 3 से 5 लाख, और ऐसे भी खेडूत हैं जो पंचस्तरीय प्राकृतिक खेती करके 8 से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ बचाते हैं। इस प्राकृतिक खेती में खर्चा नहीं, और धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ के गुणवत्ता बढ़ती है। जब धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, तो उत्पादन बताओ कैसे कम हो। तो ये भ्रांति साइंटिस्ट और ये दवाई बेचने वाले, यूरिया डीएपी का जहर, इसने पूरे देश को कंगाल बना दिया।
आप जो कमाते हो वही दवाई और खाद वालों को दे के आ जाते हो। थोड़ा बहुत बचता तो दवाई वाले डॉक्टरों को दे आते हो। आपको क्या बचता है? आपका हाल तो कुत्ते की हड्डी वाला हो गया। जानते हो ना, कुत्ता एक हड्डी को चबाता है, हड्डी में तो कुछ है नहीं। जब वो हड्डी चबाता तो उसके दांत की वो चमड़ी छिल जाती, उसमें से ब्लड अपना ही निकलता है, वो अपना ही खून पीता है और सोचता है कि ये हड्डी में से खून निकलता है। तो आज खेडूत की हालत यही है। इसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि बचता ही कुछ नहीं है। और इस बचने का तरीका एक ही है कि आपकी खेती के खर्चे कम हो जाएंगे तो लागत अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती में खर्चा है ही नहीं। बस घर में एक देसी गौ माता चाहिए। एक देसी गौ माता 10-15 एकड़ तक की खेती कर सकती है। इतनी क्रांतिकारी मिशन है इसमें। तो ये चर्चा आज, इससे पहले मैं अपनी कुछ आपसे दूसरी घरेलू बात जरूर करूंगा। मैं गांव में पैदा हुआ, खेडूत के घर में पैदा हुआ। खेडूत की जो समस्या चुनौती उनको मैं जानता हूं। इसलिए आपसे मैं 2-4 बात खेती बाड़ी पशुपालन से हटके भी करूंगा। और वो बात मेरी ये है, भाई और बहनों, अब जमाना तेजी से बदल रहा है। आप समय के साथ नहीं बदले तो पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। आज एजुकेशन, पढ़ाई का जमाना है। अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाई में कभी भी उनकी बात मत सुनो, उनका आगे बढ़ाने का काम करो। अक्सर होता क्या, गांव में आपके पास जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, बच्चा आपके साथ जुट जाता है, उसकी रुचि बन जाती है, पढ़ाई से हट जाता है। आप भी सोचते कोई बात नहीं, तू भी खेती में जुट जा, और इससे बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाता है। ये काम नहीं करना। अब खेती भी पढ़े लिखे के बिना नहीं होगी। आने वाला समय न पशुपालन होगा, न खेती बाड़ी होगी। कोई भी काम बिना शिक्षा के नहीं होने वाला है। इसलिए सभी आदरणीय ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई में सदा सहयोग करो, उनको पढ़ाओ। ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते कि आप अपने काम में जुटे रहे, उनको स्कूल भेज दिया, नहीं। आप कुछ समय बच्चों के साथ लगाओ। शाम के समय बैठो, दिन में कोई टाइम निकालो, बच्चों की बुक्स कॉपी चेक करो, क्या पढ़ के आया, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। समय निकालकर स्कूल में आओ, टीचर से मिलो, प्रिंसिपल से मिलो, पूछो कि मेरा बेटा बेटी मैं रोज भेजता हूं स्कूल में, कुछ पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। ये आपकी जिम्मेदारी है। अक्सर माता पिता ये काम नहीं करते। क्या करते हैं गांव में, बस बच्चा थैला उठा करके स्कूल आ गया, छुट्टी होगी आ गया। स्कूल में कभी जाके ही नहीं पूछते कि भाई मेरा बेटा बेटी कैसे पढ़ रहे हैं। ये गलत सोसाइटी में तो नहीं है, ये गलत बच्चों के संग में तो नहीं है, ये कोई ड्रग्स नशे के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, ये व्यसनी तो नहीं बन रहे हैं, इनकी आदतें तो खराब नहीं हो रही हैं। ये दरेक माता पिता का जिम्मेवारी। बालक छोटा होता है, भोला होता है, उसको कहीं पर भी फिसला करके दिशा बदली जा सकती है। यदि माता पिता मजबूत रहे और बच्चे की हर हरकत का ध्यान करते रहे तो आपका बच्चा सही दिशा में चलेगा, ठीक रास्ते पे चलेगा।
आप सबसे मेरा निवेदन है, बच्चों पर विशेष ध्यान रखो। आप और हम सब किस लिए काम करते हैं, किस लिए कमाई करते हैं? बच्चों के लिए घर बनाते हैं, बच्चों के लिए जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, बच्चों के लिए धन कमाते हैं, उनको सुख देने के लिए काम करते हैं। हाँ या ना? बोलो। आप कोठी बना दोगे, धन दे जाओगे, आप उसके लिए जमीन के टुकड़े खरीद जाओगे, लेकिन यदि वो व्यसनी बन गया तो आपकी सारी कमाई को दारू में पी जाएगा। क्या करोगे फिर? क्या उसकी कमाई का बनेगा? सबसे जरूरी है बच्चे को सदाचारी बनाना, धर्मात्मा बनाना। उन बच्चों को अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ। अपने कुल के जो बड़ेले अच्छे गुणों वाले लोग थे उनकी कहानी सुनाओ। उनको अच्छे संग में लेके जाओ और उनके जो प्रश्न हो उनका उत्तर भी दो। बालक में जानने की बहुत इच्छा होती है। अक्सर माँ बाप अवहेलना कर देते हैं, मेरे को नहीं पता, बात बंद करो। अब उसकी इच्छा वहीं खत्म कर दी। आपको नहीं पता, आपसे समझदार जो आदमी उसके पास लेके जाओ, उसकी शंका का समाधान करो। आप पे नहीं होती, उनके टीचर से मिलो, उससे शंका समाधान करो। बच्चों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको कभी नहीं दबाना चाहिए। और बच्चे के साथ भाई और बहनों, अब जमाना बदल गया। वो थप्पड़ चप्पल लगते थे, वो जमाना नहीं है। अब बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करो। अब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए पहले से ज्यादा। हमारे लोग थे ना, गांव में पुलिस वाला आ जाता था तो खटला के नीचे घुस जाते थे, कोई दरवाजे के पीछे छिप जाते थे, होता था ना। अब तो कोई पुलिस वाला आता, आप नहीं मिलते, बच्चा पहले इंट्रोडक्शन कर लेता है, वो आपसे पहले सीधी बात करता है। आज बच्चों की कैचिंग पावर, बुद्धि क्षमता और उनमें प्रश्नोत्तर करने का बहुत तेजी से विकास हुआ। इसलिए बच्चों के साथ बातचीत करो, उनके साथ बैठो और एक विश्वास कर लो बच्चों में, आप पैदा हो। जितने भाई बहन यहां बैठे, मैं 35 साल प्रधानाचार्य रहा हूं अपने गुरुकुल में। हजारों विद्यार्थी मेरे आज दुनिया में, और मेरे गुरुकुल में एक अकेले में पिछले साल हमारे डीसी साहब जाते हैं मेरे साथ, एक ही साल में 17 बच्चे एनडीए में गए मेरे, और 9 बच्चे नीट आईआईटी में गए एक गुरुकुल से, और सबसे अलग अलग जाते हैं। यानी कि इतनी योग्यता बच्चों की, एक की भी सेकंड क्लास वहां नहीं आती, टॉपर। हमारे बोर्ड क्लास में 60% बच्चों के नंबर 90% से ऊपर होते हैं। प्रथम क्लास बहुत कम होती है, मेरिट में होते हैं। फेल और थर्ड डिवीजन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके पीछे हम लगातार मेहनत करते हैं। सवेरे 4-5 बजे जागरण, योगा, प्राणायाम, हवन, संध्या, अलग उनको सात्विक गुण, महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणा देना, भावना देना, राष्ट्र भक्ति का भाव, देशभक्ति, प्रेम, माता पिता के प्रति कर्तव्य, इन सब चीजों को बालकों के साथ जोड़ते हैं। और एक चीज मैं बच्चों को बोलता हूं, वो आपको भी बताता हूं, यदि आपने ये काम कर लिया तो आपकी बच्चों के प्रति 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और आपने क्या समझाना बेटे और बेटी को? उनको ये बताओ कि बेटे, आदमी है, गलती होगी, मनुष्य गलती का पुतला है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके द्वारा गलती नहीं होगी। पूर्ण केवल परमात्मा है। आदमी अल्पज्ञ है, उससे गलती होगी,
लेकिन आप बच्चों में एक भाव पैदा कर लो, गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा बेटी छिपाना मत। जो गलती हो हमें बताओ, बेटा पिता को बताए, बेटी माँ को बताए, दोनों को न बताए तो गुरुजनों को बताए, या घर में उस व्यक्ति को बताए जिससे वो खुला हुआ, और खुलना तो पड़ेगा। माता पिता जितना बच्चों से खुलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको दुनिया की हर अच्छी बुरी बात बताओ, जनाओ, ताकि वो सबको समझ करके रास्ता निकाल सके। आपने यदि बच्चे में भाव पैदा कर दिया कि गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन छिपाना नहीं। बच्चा जब गलतियां छिपाना शुरू करता तो झूठ बोलना शुरू करता है। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और फिर अपराध की दुनिया में चलता ही चला जाता है, और आपको पता नहीं तब पता लगता जब बर्बाद हो चुका है। इसलिए बालकों के साथ मित्रवत बनो, समय लगाओ, बातचीत करो, और उनको अंदर से कुरेदो, उनकी बात जानो और उसका समाधान करो। समझ में आ गई? नंबर 2, इन बातचीत में बालकों को बताओ, बेटे इस शरीर की जरूरत धूम्रपान नहीं है, इस शरीर की आवश्यकता गुटखा नहीं है, इस शरीर की जरूरत शराब नहीं है, इस शरीर की जरूरत तंबाकू नहीं है। मैं दिन में भी बोल रहा था। अच्छा एक बात बताओ, समझदार जिम्मेदार लोग बैठे हैं गांव के, इस धरती पे असंख्य प्राणी है क्या? नहीं है, संख्य प्राणी। लेकिन इन असंख्य प्राणियों में सबसे समझदार प्राणी कौन है? बोलो। मनुष्य। बहुत अच्छी बात है, मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है। लेकिन मैं आप सबसे ईमानदारी से पूछता हूं, इस धरती पर मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं वो वही खाते हैं, वही पीते हैं जो उनके शरीर के अनुकूल है। आप गाय भैंस बकरी को जंगल में छोड़ो, वो वही वनस्पति खाएगा जो उसके अनुकूल है, उसको नहीं खाएगा जो उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है? लेकिन हम जो समझदार है मनुष्य, हे भगवान, इसको जो मौका मिले वो छोड़ता है क्या? बोलो भाई, काहे का समझदार है? इसने धरती पे कुछ छोड़ा ही नहीं, जो पेड़ को कब्रिस्तान बना रखा है, बीमारियों का भंडार बना दिया। इसी का परिणाम है, इसी वातावरण में, इसी एटमॉस्फेयर में। बोलो, आप डिस्कवरी चैनल कभी देखते हो? देखते हो ना, कितने तरह के समुद्र में पशु पक्षी जीव जंतु, आकाश में कितने उड़ते, धरती पे कितने रहते। अच्छा यूं बताओ ईमानदारी से, समुद्र में किसी पीजीआई हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी? कोई डॉक्टरों की टीम देखी हो? किसी मछली को चश्मा लगाए देखा हो? किसी गाय भैंस को कोलगेट का सुरक्षा चक्र अपनाते देखा हो? बोलो भाई, समझदार हो? वो सब स्वस्थ हैं, सब निरोग हैं, और एक हम हैं, कोई ठीक ठाक है ही नहीं। हम जितने भी हैं, हो, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, बीमार उनसे भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण जानना चाहिए। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर मेरे और आपको दिया, और हम भगवान द्वारा दी गई अनुपम देन के साथ जुल्म करते हैं, भगवान को नाराज करते हैं। ईमानदारी से बताओ, मैं तंबाकू नहीं खाता, मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा?
ये बहनें नहीं खाती, इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपको किसने कहा था जो गुटखे? आज ये पता क्यों कह रहा हूं मैं, जब झाड़ू मैंने लगाया ना तो वहां पर पहुंच ही पहुंच थे गुटखे के। इसका मतलब यहां बहुत प्रयोग करते, इससे कैंसर होता है, इससे दुनिया भर की बीमारी आती है। ये काम तो गधा घोड़ा भैंस भी नहीं करती, भले आदमी हम क्यों करते हैं? किसी भैंस को देखा आपने गुटखा मांगते हुए? किसी गाय को पूछा हो भाई कोई बोतल चाहिए दारू की? किसी और बहुत ही गधे को देखा हो कोई खाते पीते? कोई भी नहीं खाता। और हम समझदार भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, सर्वश्रेष्ठ भी हैं, और हम काम पशुओं से भी गलत कर रहे हैं। अब मैं ही ये काम करूंगा तो मेरा बच्चे को मैं कैसे रोक सकता हूं? बोलो, मैं तो दारू पीऊं और बच्चे को कहूं ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चल जाएगा काम? मैं बीड़ी सिगरेट गुटखा खाऊं और बच्चे को रोकूं, मैं ड्रग्स लूं और बच्चे को ना करूं, ये काम नहीं चलने वाला। हमने प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। अरे बुराई तो वैसे ही आ जाती है। आप खेडूत हैं, जो बीज खेत में बोते हो बाद में उगता है, उससे पहले निंदामण आ जाता है, वो बोया नहीं जाता। बुराई ऐसे निंदामण की तरह आती है। अच्छा बताओ मेरे को, इस सारी दुनिया में, सारे विश्व में आपने कोई ऐसे स्कूल का नाम सुना है जिस स्कूल के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ हो कि यहां पढ़ने वालों को बहुत बढ़िया चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है? कहीं पढ़ाओ कि यहां पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है? पढ़ा कहीं है दुनिया में कोई? लेकिन मौका मिलता झूठ बोलने से कोई चूकता ही नहीं, मौका मिलता चोरी से चूकता नहीं। तो बुराई तो वैसे ही आ जाती है, उसको रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि वो आत्मा के लिए, मन के लिए, जीवन के लिए दुखदायी। अच्छा व्यक्ति सबके लिए सुख पैदा करता है और दुरात्मा सबके लिए दुख पैदा करता है। इसलिए भाई और बहनों, अपने बच्चों को पढ़ाओ भी, लिखाओ भी, लेकिन संस्कारित करो, उनमें गुणों का आदान करो, उनके साथ समय लगाया करो, उनको व्यसनों से बचाओ, अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ, अच्छे संग में लेकर के जाओ। यदि आप ये कर पाए तो आपने परिवार निर्माण का भी काम कर दिया, समाज निर्माण का भी काम कर दिया और देश निर्माण का भी काम कर दिया। ये सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए। अगली बात, आप गांव में रहते हैं, ये गांव आपकी जन्मभूमि, मातृभूमि है। इससे ज्यादा पूज्य हमारे लिए कुछ नहीं। आप गांव को एक बड़ा परिवार बनाओ, और ये परिवार बनेगा तब जब आप में जो बात मैंने बताई वो भाव पैदा हो, उदारता के, विशालता के, बड़ी सोच के, और सब में अपनापन देखने के। लोग अक्सर अपनों में अपनापन देखते हैं, अपनी भलाई की सोचते हैं। मनुष्य वो है जो सबकी भलाई में अपनी भलाई देखता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आपकी धरती पे पैदा हुए टंकारा गांव में। आप उनको नहीं जानते। उत्तर भारत में जहां मैं रहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उधर का इलाका, वहां घर घर में उस आदमी को पूजते हैं। उन्होंने बहुत काम समाज सुधार का किया, स्त्री शिक्षा का किया, व्यसन मुक्त समाज का किया, वेदों से लोगों का परिचय कराया। वो व्यक्ति क्या लिखते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करके दर एक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में नहीं संतुष्ट होना चाहिए,
किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। ये भाव पैदा हो जाए तो बताओ दूरियां कहाँ रहेंगी। आज हम तो जात पात के चक्रों में उलझे पड़े हैं। ये बड़ी जात है, ये छोटी है, नीची है, ये ऊंची है। किसने बनाया भाई? ये हमारी ऐसे कुमती लोगों की सोच है। वेदों को मैंने पढ़ा थोड़ा सा, और वहां क्या लिखा है? शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो सब एक परमात्मा की संतान हैं, वो एक पिता के पुत्र हैं। आदमी जन्म से महान नहीं होता, आदमी कर्म से महान होता है। समझ में आई? एक आदमी ब्राह्मण कुल में पैदा है, झूठ बोलता है, गलत आचरण करता है, खान पान पवित्र नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। बताओ इसमें ब्राह्मणत्व कहाँ रह गया? एक व्यक्ति जिसको कहते हैं कि ये छोटी जात में पैदा है, वो सब काम करता है, उसका खान पान पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है, विचार पवित्र है, तो इन दोनों में बताओ उच्च कौन सा होगा भाई? सोचिए। ये विचार का खेल है दुनिया में। आदमी को अपने विचार उन्नत करने चाहिए, वो बड़ा बन जाएगा। विचार छोटे हैं तो कहीं भी पैदा हो जाए वो छोटा बनेगा। और ये जो तथा कथित हमने बाड़े बना दिए ना, ये वेदों में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा, उनकी गलत व्याख्याएं की गई और उससे आदमी आदमी में भेद पैदा हो गया। अच्छा भाई, टाम का क्या गाँव? टाम का टाटम, टाटम, टाटम गांव के भाई बहनों एक उत्तर देना। बोलना तुम बोलते नहीं, मैं ही बोल रहा हूं। ईमानदारी से बताओ। अब मैं प्रश्नोत्तर करूंगा। आजकल जो जात पात हम मनुष्यों ने बनाई है, ये जात क्या होती? जाति समान प्रस्वात्मिका जाति, ये शास्त्र में लिखा है। जाति किसे कहते हैं? लिंग भेद का नाम जाति। अर्थात समझो, एक आप 8 साल के बच्चे को लो और उसको ये बताओ, बेटे ऐसे रंग की इस रूप की ये भैंस है, ये लंबी गर्दन लंबी टांगे जो है ये ऊंट है, ये जो छोटी चरती है ये 2 थन वाली ये बकरी है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये गधा है, ये घोड़ा है। बच्चे को सिखा दो और फिर उन सारे पशुओं को इकट्ठा कर लो और उस बच्चे से पूछो ऊंट कौन सा बताएगा कि नहीं बताएगा? बोलो, कमजोर विद्यार्थियों बोलो, बताएगा? बकरी कौन सी बताएगा? गधा कौन सा बताएगा? घोड़ा कौन सा बताएगा? आगे समझ में? अच्छा, अगली बात, अब मैं एक काम करता हूं। आपकी गुजरात में मनुष्यों में जितनी जातियां बना रखी है ना आपने, मैं अहमदाबाद से उन जाति का हर एक का एक एक व्यक्ति पकड़ के लाऊंगा और यहां लाइन में खड़ा करूंगा। आप में कोई बता सकता कौन किस जाति का है? बोलो। तो ये ढोंग है कि नहीं? 2 उत्तर मेरे को बता सकते हो? ये सब लिंग भेद का नाम जाति है। हमारा एक जैसा रूप है। जो जातियां हमने बनाई, मेरी आंख जहां उन्हीं की भी आंख वही है, मेरा कान जहां उनका भी कान वही है, जहां मेरे हाथ पैर। अच्छा, एक और बात बताओ, आपके प्रदेश में 20 जातियों के लोग हैं और सबको मलेरिया बुखार हो जाए तो डॉक्टर अलग अलग जाति के लिए अलग अलग इंजेक्शन देगा क्या? अलग अलग दवाई देगा क्या? या एक ही जैसी देगा? बोलो, एक ही जैसी देगा। इसका मतलब भगवान ने वो एक जैसे बना के भेजे। ये जो दूरियां हैं ये तो हमारे दिमाग की गड़बड़ है।
नहीं आई समझ में? अब इस तरह का उत्तर दो आप में कोई है तो ये कुछ नहीं है। आदमी कर्म से महान बनता है, जन्म से सब एक जैसे पैदा होते हैं। इसलिए बच्चों के कर्म, अपने कर्म, मेरे कर्म पवित्र करो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। अगली बात भाई लोगों, बच्चों के निर्माण के साथ अपने गांव की स्वच्छता का ध्यान करो। यहाँ सरपंच साहब होंगे, हमारी बहन थी ना सरपंच, कोई बात नहीं आज नहीं आ पाई, तो ऐसे लोग कुछ आप में जवान हैं, इनको मिलके अपने गांव के लिए संकल्प करना चाहिए। गांव में खूब पेड़ पौधे लगाओ, गांव की स्वच्छता का ध्यान करो, गांव को आदर्श गांव बनाओ। इससे बच्चे देख करके ही सीखेंगे। और गांव में प्यार, प्रेम, एकता, एक दूसरे के सुख में सुखी, दुख में दुखी होना चाहिए। और इस समय गुजरात सरकार, भारत सरकार कितनी योजनाएं चला रखी गांव के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। आप में कुछ पढ़े लिखे जवान एक लिस्ट बनाओ कि भाई इस गांव में कोई विधवा बहन है, किसी गरीब की बेटी की शादी है, किसी की मकान की समस्या है, किसी की लाइसेंस की दिक्कत है, किसी के आधार कार्ड की दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, आज सरकार सारी सुविधाएं देती है, ऑनलाइन भी होता है। तो हमने गांव में रहते हुए ऐसे जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं, उनकी भलाई के लिए भी चिंता करनी चाहिए। यह है इंसानियत और मानवता। जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा करूं, ये भाव पैदा होना चाहिए। ये सरकारी योजनाएं आपको अपने गांव में इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि सबको सुखमय जीवन मिल सके। अगला, आप में प्राकृतिक खेती। कल हमारा भव्य प्रोग्राम है, कई हजार किसान आपके पूरे तालुका के गांव से आएंगे। कौन सी जगह साहब वो? गरडा, स्वामीनारायण मंदिर गरडा में है। तो कल 9:30 बजे आप सब वहां आमंत्रित हैं। प्राकृतिक खेती क्या है, इसके बारे में वहां मैं चर्चा करूंगा। अब इतना समय नहीं है, इससे पहले एक चर्चा मैं और करूंगा पशुपालन की। मैं जहां खेती करता हूं प्राकृतिक, और उससे उत्पादन में रासायनिक वालों से ज्यादा लेता हूं। पशुपालन भी मैं करता हूं। मेरे पास 400 गाय हैं, और एक भी गाय मेरी 15 लीटर से नीचे की नहीं, 20 लीटर तक भारतीय नस्ल की गाय। उनमें साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, 6 नस्लें में भारतीय नस्ल रखता हूं, जो इंडिया की अपनी नस्ल है। और जब मेरे को प्राकृतिक खेती का ज्ञान नहीं था 10 साल पहले, तो मैं बच्चों के दूध के लिए हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय पालता था। उस पे मैंने बहुत काम किया। 1982 में 10 गाय मेरे पास थी, 10 लीटर दूध देने वाली HF जर्सी, 10 लीटर एक दिन में, पूरे दिन में। और उन्हीं गायों से मैंने ब्रीड बनानी शुरू की, नस्ल उन्हीं से बनाई। और इस समय मेरे पास 100 गाय ऐसी हैं जो 40 से 50 लीटर दूध एक दिन में देती। समझ में आ गई? अब तुम करो क्या, खेती करोगे उसके आगे। आपके 4 एकड़ मेरी एक गाय बराबर कमाई करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पशुपालन है, ये एक विज्ञान है। आप लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते। आपकी जो पाढ़ियों 3-4 साल में जाके बच्चा देती है, आपकी गाय भी 3 साल के बाद गर्भित होती है, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है? गड़बड़। मेरी 2 साल की बच्ची बच्चा दे देती है, 2 साल में मेरी गाय बच्चा दे देती है।
पहली बार की बछड़ी। क्यों? क्योंकि मैं उसको वैज्ञानिक ढंग से पालता हूं। उसको बचपन में दूध देता हूं, फीड देता हूं, परवरिश करता हूं। आप क्या करते हो? जो बचा खुचा वो उसके आगे डाल देते हो, खाती रहेगी, होती रहेगी, क्या लेना मैंने, ये घाटे का सौदा है। आप 10 पशु बांध के रखते हो, दूध 20 किलो होता, क्या करोगे उसका? भैया खेडूत समझो, बदलो। इस समय गुजरात सरकार ने, मैं पिछले 5 साल से इस काम पे लगा, हम मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जीतू भाई वाघानी के आभारी हैं। उनकी आपको जानकारी देता हूं, इस समय एक ऐसा सीमन तैयार कर दिया है जिसको बोलते हैं सेक्स सॉर्टेड सीमन। वो गाय भैंस गर्भित होती लगाओगे तो गाय बाछड़ी देगी और भैंस पाठी देगी। ये जो बछड़े मैं देख रहा हूं ना, आपके गांव में भी घूमता हुआ, हर चौराहे पे एक बैल खड़ा है। अब इस बेचारे की जरूरत रही नहीं है, हल तुम चलाते नहीं, दूध ये देते नहीं, अब ये कहां जाएंगे? घूम फिर करके स्लाटर हाउस जाते हैं, बेचारे कटते हैं, ये पाप है। अब टेक्नोलॉजी का जमाना और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैंने पिछले साल अपनी 100 गायों में सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाया। मेरी 92 बछड़ियां पैदा हुई, 8 बछड़े पैदा हुए। समझ में आई? 92 बण में बछड़ियां पैदा हुई और मेरी एक एक बछड़ी 1 लाख रुपए की पैदा होती। वहां डिमांड खड़ी रहती, मेरे को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसने 2 साल के बाद 40 लीटर दूध देना एक दिन में। समझ में आई? तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये सेक्स सॉर्टेड सीमन अब गुजरात सरकार ने, ये मैं अपने यहां 1200 रुपए में खरीदता था एक सीमन, और सरकार ने वो सीमन तैयार किया, उनको 700 रुपए में पड़ता है। लेकिन गुजरात के खेडूत के लिए गुजरात सरकार ने उसे ओनली 50 रुपए में कर दिया, केवल 50 रुपए में। आप ये भी नहीं कर सकते घर बैठे हुए, हॉस्पिटल जाओ, जो पशुओं का अस्पताल है, वहां पशुओं के डॉक्टर से कहो, जब गाय गर्भित होना चाहती भैंस, तो उनको सेक्स सॉर्टेड याद ना रहे तो इतना बोल दो जिससे भैंस पाठी दे, गाय बाछड़ी दे, वो सीमन लगा दे। ये तो अकल में आ जाएगी बात। ये बोलो जा करके, और आगे नियम बनाओ कि अपनी गाय भैंस में वो सीमन प्रयोग करो जिससे वो सीमन जो है वो ऐसे सांड से तैयार है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती। उनकी मां का दूध 20-22 लीटर तक का है, तो उनसे जो बच्चे होंगे पिता के गुण वाले पैदा होंगे, इससे ब्रीड नस्ल बनती है। ये मैंने अपने यहां किया और उसी का परिणाम आज मेरी गाय, जो आपकी गिर गाय है, ये मेरी कोई भी 15 लीटर से नीचे की नहीं। और ये तो मैंने अभी शुरू किए 3 साल पहले तो मैं सारी अंग्रेजी गाय पालता था बच्चों के दूध के लिए, लेकिन अब भी मैंने निर्णय किया है, मैं देसी गायों को भी 25 लीटर पे ले जाऊंगा अगले 5-7 साल में। 25 लीटर एक गाय देगी। ये ब्रीड बनाने का तरीका है, ये इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए पशु में। आप लोगों ने पता ही नहीं नस्लें कैसे बनती। हम शादी करते हैं मनुष्यों में तो गोत्र छोड़ के विवाह करते हैं कि नहीं? अपने परिवारों में नहीं शादी करनी चाहिए, गोत्र में। क्यों? वो इनब्रीडिंग हो जाएगी। गोत्र छोड़ के दूर का रिश्ता होगा, तब विवाह होना चाहिए। इसलिए गांव में कोई सांड आपने रखा ना, इस गांव में एक सांड गांव में 2.5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए।
उस सांड को दूसरे गांव को दे दो, उन वाला अच्छा उसको आप ले लो। उसी की बछड़ियां उससे गर्भित नहीं होनी चाहिए, ये इनब्रीडिंग है। इसी से विनाश हमारा हुआ है। हमारे बड़ेले क्या करते थे, इसके सींग बहुत अच्छे हैं, इसकी पूंछ बहुत अच्छी है, इसकी सेहत शरीर बहुत अच्छा है, इसे दूध थोड़ा ही नहीं मिलेगा। अरे ये देखो, ये जो सांड है इसकी माँ का दूध कितना और इसके पिता की माँ का दूध कितना, उससे ब्रीड बनती है। और ये बदलते रहना चाहिए, हर 2.5 साल में बदल जाए। ये सिस्टम मैं अपने यहाँ करता हूँ और जिन जिन को मैंने बताया किया उन सब का भाग्य बदल गया। आपकी कुछ समझ में आया कि नहीं ये बात? तो अब सरकार ने सीमन शुरू कर दिए, आप इस काम को करेंगे। आपके घर में जितने पशु हैं उनसे जो अगली नस्ल आएगी वो उससे डबल दूध देंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप 10 भैंस रखो, गाय रखो और 1-2 रखो, देखभाल तो 10 की ज्यादा करनी पड़ेगी, 2 की कम, चारा भी कम खाएगी। तो ये सोच बनाओ, इससे आप आर्थिक रूप से समृद्ध बनोगे। ऐसी गाय जो 25, 30, 40 लीटर दूध देती है, एक खेड़ूत पे 10 भी गाय हैं और सेक्सोर्टेड सीमन और 10 अगले साल बछड़ी आएंगी। क्या करोगे खेती में? उसी से कल्याण हो जाएगा। और गोबर गोमूत्र उसे प्राकृतिक करो खेती। अब गुजरात सरकार ने हर तालुका में डीएपी ना डालो तो कुछ नहीं होगा, उसमें बंजर बना दिया आपने, और हर साल बढ़ रही है। और आप जानते हैं यूरिया डीएपी सरकार को कितने रुपए में पड़ता है? एक बोरी 3000 रुपए में सरकार खरीदती विदेशों से और आपको 300 रुपए में देती है। आप जुटे पड़े हो डालने पे, लेकिन ये नहीं देखते कि इससे कितनी दुनिया कैंसर से मरेगी, हार्ट अटैक से मरेगी, डायबिटीज से मरेगी। कोई जानता था 30-40 साल पहले कैंसर को, हार्ट अटैक को, डायबिटीज को? आज आपके गांव में कोई घर बचा जिसमें डायबिटीज नहीं, बीमारियां नहीं? कहां से आई है? ये स्लो पॉइजन, सब जहर भोजन में आ रहा है। कल आप आएंगे ना, उसमें यहाँ स्क्रीन नहीं है, कल मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे। माँ जो अपना दूध पिला रही ना आज बच्चे को, उसमें भी जहर है, उसमें यूरिया है, जंतुनाशक है उसमें। वो रिसर्च पेपर जो है वो मैं कल दिखाऊंगा वहां पे आपको। ड्रिल मशीन से धरती को दिखाऊंगा कि आपकी धरती बंजर पत्थर कैसे बन गई और हमारी धरती कैसे उपजाऊ। मैं दिखाऊंगा मेरी धरती में कितनी बारिश हो जाए, 24 घंटे के बाद सारा पानी धरती माँ के पेट में जाता है और आपकी धरती का पानी सूखता ही नहीं, फसलें बर्बाद होती है। इतना कल्याणकारी ये काम है कि जो भगवान भी आपसे खुश होंगे। आज सारी दुनिया बीमार कर दी, ये पाप लगेगा हमें? कर्म का फल तो भगवान देता है। सब लोग निरोगी पैदा होते हैं, हम जहर खिला के बीमार करते हैं। इन सब चीजों पे चर्चा कल में, वहां आप आओगे कि नहीं? कल के कार्यक्रम में जो आएगा हाथ खड़ा करो। अरे वाह, वो भी आ जाना। जो खेती नहीं करते रोटी तो वो भी खाते होंगे, जो खेती नहीं करते वो भी जहर खा रहे हैं। समझ में आई? ये कल दिखाऊंगा मैं आपको। तो आज बहुत अच्छी संख्या में आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष करके आदरणीय विधायक महोदय जो बड़ी चिंता करते हैं, अभी मेरे से बात कर रहे थे कि जी आपका ये प्राकृतिक खेती मिशन आज की जरूरत है। और वो कहते हैं मैं अपने क्षेत्र में 50-40 हजार किसानों का एक सम्मेलन चाहता हूँ जिसमें लोग समझें कि जहर से कैसे बच सकते हैं। वे आपकी चिंता करते हैं। आज हमारे सब कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे, तो मैं आदरणीय विधायक साहब का अभिनंदन,
डीएम महोदय, डीडीओ साहब, हमारे आत्मा के लोग, प्रशासन के लोग, एसपी साहब, ये सब लोगों ने रौनक बना दी कि नहीं गांव की? आज बनी कि नहीं? कुछ सफाई सफाई भी हो गई कि नहीं? सड़क सुड़क भी सुधरी के नहीं? तो मैं आता रहूं क्या नहीं आना? अब आने का लाभ हो जाता है, क्यों मेरी बहनों? हैं? तो ये बात भी काम की बताई कि नहीं? अब इनको अपनाओगे कि नहीं? तो भैया मैं शिक्षक भी हूं और मैं खेडूत भी हूं, तो दोनों काम मैंने आपको बताए। बच्चों का निर्माण, घर का निर्माण, और आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन, उसको आधुनिक ढंग का बनाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर मिलेंगे, कल सवेरे योग की क्लास है यहीं पे बच्चों के साथ। गोरड़ का इस भाई के फार्म पे कल उनकी गाय का मैं दूध भी निकालूंगा, हल होगा तो भी चला देता हूँ। पक्का खेडूत हूँ मैं। कंपटीशन हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो उम्र का प्रभाव का गाय भैंस की ब्रीड पे काम करते हैं, तो वहाँ कंपटीशन होता था, दूध कौन जल्दी निकालता है, तो उसमें फर्स्ट रहा था मैं अपने पे। ठीक है ना? तो ये आनी चाहिए चीजें। ये आजकल खेती से भाग रहे हैं। मेरे को पता लगा कि आपके यहाँ लड़कियां शादी करना बंद कर गई, देखती गाय भैंस है तो वहाँ शादी नहीं करनी। ये भी चिंता हो गई। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई, गांव में रह करके पशु नहीं पाला, खेती से नहीं जुड़े, घी मक्खन मलाई और छाछ नहीं पिया, तो क्या फायदा गांव में रहने? यहाँ भी थैलियों का दूध आएगा तो क्या लाभ है यहाँ रहने का? इन मेरी बड़ेली माताओं से पूछो ना, ये कितना काम करती थी, कितनी मेहनत करती थी, कितने पशुपालन और घर का काम करती थी। तो मेहनत परिश्रम छोड़ोगे, प्रकृति से दूर हटोगे तो बीमारी आएंगी। काम करो, परिश्रम करो, मनोबल के साथ आगे बढ़ो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। नमस्ते। કાલે સવારે માનનીય રાજ્યપાલ સાહેબ છે એ આપણને